हाय। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर 6 पी ब्लॉक एलिमेंट। ये +1 के लिए फायदेमंद रहेगा। आप लोग सुनेंगे तो लेक्चर्स को और नोट भी करना है सारा। तो इस लेक्चर में हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं, एक तो हम बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करेंगे बोरोन एंड क्लोरीन के कंपाउंड में, जो हमने लास्ट क्लास में BCl3 के स्ट्रक्चर्स कर लिए थे, उसे थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे। एल्यूमिनियम एंड बोरोन के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उनके बेसिक स्ट्रक्चर्स को हम कंपेयर करेंगे। इसके अलावा कुछ हम केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस बीच बीच में करते रहेंगे, H3BO3 वगैरह के। डाइबोरेन के स्ट्रक्चर ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे एंड प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज डाइबोरेन की करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो इस तरीके के तो मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं इसमें बॉन्ड डिस्टेंस। आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, मैं क्वेश्चन ही पहले बता देता हूं, एक्सप्लेन कैसे करना है वो तो मैं बताऊंगा अभी आपको। मुझे दो मॉलिक्यूल दिए गए, BF3 एंड BF4 1 नेगेटिव। इसका बॉन्ड और बॉन्ड डिस्टेंस x मानता हूं मैं। बोरोन एंड फ्लोरीन की बात हो रही है, इसमें भी बोरोन एंड फ्लोरीन है, इसके डिस्टेंस को मैं y मानता हूं। तो जो रिजल्ट मिलता है जब हम डेटा चेक करते हैं, क्रिस्टोग्राफिक टेक्निक्स होती हैं जिनसे हम बॉन्ड डिस्टेंस किसी मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। हमने निकाल लिया और जब चेक किया तो BF4 में जो बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड पाया गया वो बड़ा पाया गया। BF3 में बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड जो पाया गया वो छोटा पाया गया, जबकि हैं तो दोनों एक ही जैसे बॉन्ड बिल्कुल। भाई बोरोन फ्लोरीन तो दुनिया में हर जगह एक ही डिस्टेंस होना चाहिए। तो इस चीज का आंसर ढूंढने के लिए हम अभी यहां पर वर्कआउट करेंगे सारा कुछ। क्या क्वेश्चन है? बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड डिस्टेंस छोटा होता है BF3 में, लेकिन BF4 1 नेगेटिव में बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड डिस्टेंस बड़ा होता है, जबकि दोनों हैं बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड। ये बात हम सेम अप्लाई करते हैं क्लोरीन के लिए भी, ब्रोमीन के लिए भी, आयोडीन के लिए भी। BCl4 1 नेगेटिव, BCl3, इन दोनों को। अब अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि जो बॉन्ड ऑर्डर होते हैं एंड बॉन्ड डिस्टेंस होते हैं उनका रिलेशन है। बॉन्ड डिस्टेंस इनवर्सली रिलेटेड होता है बॉन्ड ऑर्डर के। मैं एक एग्जाम्पल कार्बन का लेता हूं। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, बॉन्ड ऑर्डर दोनों के बीच में 1 है। एक बॉन्ड मतलब 1 बॉन्ड ऑर्डर, 2 बॉन्ड मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2, 3 बॉन्ड मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3। तो सबसे बड़ा ये बॉन्ड होगा, सबसे छोटा बॉन्ड होगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ये मैंने जो लिखा ऑर्डर, बॉन्ड डिस्टेंस लिखा। बॉन्ड डिस्टेंस सबसे बड़ा सिंगल, फिर उससे छोटा डबल, फिर उससे छोटा ट्रिपल। हर एक के लिए बात ट्रू है ये। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन बड़ा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन छोटा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन सबसे छोटा। कभी अगर फ्रैक्शनल आ जाए बॉन्ड ऑर्डर तो इन बिटवीन मान लो आपको दे दिया गया कि 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आया, नाइट्रोजन का आ सकता है। हमने केमिकल बॉन्डिंग में किया है कि बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकते हैं, तो आप 2 और 3 के बीच में रखोगे। अगर 2.5 बॉन्ड ऑर्डर वाला है तो यहां पर रखोगे बॉन्ड डिस्टेंस, क्योंकि हमने बॉन्ड ऑर्डर जैसे बढ़ाया ऐसे ऐसे बॉन्ड डिस्टेंस कम हुआ। तो ये बात आपको ध्यान रखते हुए अब सॉल्व कर लेना है ऐसे प्रॉब्लम को। यहां पर जब मैं बोरोन एंड फ्लोरीन
की बॉन्डिंग चेक करता हूं तो एक बैक बॉन्डिंग होना पॉसिबल है जो हमने पढ़ी है। बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, इसमें बिहेवियर आ जाएगा डबल बॉन्ड बिहेवियर। फ्लोरीन, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो करोगे, यहां पर फ्लोरीन लिख दोगे। अब मैं दूसरा लिखूंगा एक स्ट्रक्चर, रेजोनेंस जिसे हम कहते हैं। फिर तीसरा स्ट्रक्चर लिखा जाएगा, यहां पर हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस वाले फ्लोरीन से शो कर दिया इस बारी। एक बार मैंने शो कर दिया तीसरे फ्लोरीन के साथ, बात फिर वही आ जाएगी पुरानी। एक रेजोनेंस हाइब्रिड पढ़ा करते थे हम, रेजोनेंस स्ट्रक्चर नंबर 1, रेजोनेंस स्ट्रक्चर नंबर 2, केमिकल बॉन्डिंग में एक पढ़ते थे रेजोनेंस हाइब्रिड। अब इन तीनों का मैं रेजोनेंस हाइब्रिड लिख सकता हूं, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर लिख सकता हूं, एक तीनों कैनोनिकल फॉर्म्स का या तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक नेट रिजल्टेंट स्ट्रक्चर लिखा जाएगा, ऐसा कुछ। ये डबल बॉन्ड है, यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां सिंगल बॉन्ड है। टोटल कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो गए। कितने स्ट्रक्चर में है, 3 स्ट्रक्चर में है। 4/3 बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए, एक में डबल है, 2 में सिंगल है। टोटल स्ट्रक्चर कितने हैं, 3। टोटल बॉन्ड कितने हैं, 4। तो 4/3 को मैं लिखूंगा कैसे, डॉटेड से। रिप्रेजेंटेशन का तरीका आपको बताया था, मुझे डॉटेड लिखना चाहिए, ये डॉटेड लिख दिया जाएगा। अब आपसे अगर पूछा जाए कि इसका बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर तो 1 से ज्यादा आ गया ना, जितना बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए था इसका उससे बढ़ गया। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो बॉन्ड डिस्टेंस कम हो गया, ये बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया है। अब यहां पर इस पर ध्यान दो, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा, बॉन्ड डिस्टेंस कम हुआ, बॉन्ड डिस्टेंस थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। कंपेयर मैं किससे कर रहा हूं इसको, बोरोन टेट्राफ्लोराइड 1 नेगेटिव से कंपेयर कर रहा हूं। बोरोन टेट्राक्लोराइड 1 नेगेटिव में ये काम क्यों नहीं होता है, बोरोन टेट्राफ्लोराइड 1 नेगेटिव में भी मैं लिख करके बता रहा हूं। जब मैं बोरोन के साथ ये 3 फ्लोरीन लिख चुका हूं, अब यहां 4 फ्लोरीन गिवन है, मतलब एक F नेगेटिव बाहर से आकर इस खाली ऑर्बिटल को भर चुका है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है। अब इस बोरोन के पास जिससे 4 फ्लोरीन लगे हुए हैं, कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है अब इसके पास। अगर खाली ऑर्बिटल नहीं है, हां नेगेटिव चार्ज है, इस पूरे पर 1 नेगेटिव है, ये तो फ्लोरीन का 1 नेगेटिव था। अब ये रेजोनेंस करने का अधिकार तो मुझे नहीं है ना, ये बैक बॉन्डिंग तो मैं नहीं बना सकता हूं। ये बैक बॉन्डिंग नहीं बनेगी तो इसका बॉन्ड ऑर्डर नहीं बढ़ेगा, ये सिंगल का सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। दैट मीन्स मैं बोलूंगा कि BF4 1 नेगेटिव में बॉन्ड ऑर्डर परफेक्टली 1 है। बोरोन एंड फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बोरोन एंड फ्लोरीन इज इक्वल टू 1, जबकि BF3 में बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बोरोन एंड फ्लोरीन इज मोर देन 1। पूरा भी बता सकते हो, 4/3, एक से थोड़ा सा ज्यादा है। अब क्या कहा जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया क्योंकि, तो बॉन्ड डिस्टेंस कम हो गया। वही बात हमने जस्टिफाई करनी थी। BF3 में बॉन्ड डिस्टेंस कम होता है बोरोन फ्लोरीन का, BF4 नेगेटिव में बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा होता है। ये बात हर रेजोनेंस करने वाले मॉलिक्यूल में एप्लीकेबल है, सिर्फ ये कंसेप्ट यही काम नहीं आने वाला है, बहुत जगह पर एप्लीकेबल है। और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप इसके साथ रिलेट करते हो रेजोनेंस
एंड रेजोनेंस में बोल रहा हूं डीलोकलाइजेशन। किसे बोल रहा हूं? बैक बॉन्डिंग को रेजोनेंस बोल रहा हूं। बैक बॉन्डिंग, लोन पेयर टू पाई बॉन्ड। नया एक लुईस स्ट्रक्चर लिखा जाना ही रेजोनेंस है। रेजोनेंस कोई बहुत अनोखी चीज नहीं है। एक नया लुईस स्ट्रक्चर लिख दिया मैंने, तो वो उसका जैसे ये एक लिखा मैंने, एक 1 लिखा, ये 2 लिखा, दोनों लुईस स्ट्रक्चर अलग अलग पैटर्न शो कर दिए गए। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होते हैं वो उनके नेट रिजल्टेंट को हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। उसमें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ सकता है, कई बार घट भी जाता है, कम भी हो जाता है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़े या कम हो, उस अकॉर्डिंग हम बॉन्ड डिस्टेंस को एक्सप्लेन कर देंगे। बहुत सारे रेजोनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम को बॉन्ड डिस्टेंस से रिलेट किया जाता है। एक दो प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए आपको इस पर बेस्ड, अगर ये कंसेप्ट आप समझ लेते हो। हमने प्रिपरेशंस पहले डिस्कस कर ली थी H3BO3 की। प्रॉपर्टीज पर मैं आ रहा हूं। ऑर्थोबोरिक एसिड की जो प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? सबसे पहली बात है एसिडिक बिहेवियर। एसिड की तरह से ये एक्ट करता है क्या ऑर्थोबोरिक एसिड? BOH थ्राइस। ये जो वर्ड एसिड बोला जा रहा है, इसको ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके पास खाली ऑर्बिटल है। खाली ऑर्बिटल वालों को हम लुईस एसिड बोलते हैं। दो टाइप के एसिड्स हैं, होते तो बहुत सारे टाइप के हैं, लेकिन अभी फिलहाल इस लेवल पर आप दो टाइप के सोच सकते हो। एक प्रोटिक एसिड जैसे HCl है, ये इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में भी काम आएगा आपको। बहुत सारे मॉलिक्यूल H पॉजिटिव प्रोवाइड करते हैं। H पॉजिटिव प्रोवाइड करेंगे तो वो प्रोटिक एसिड कहलाते हैं, जैसे HCl, CH3COH, H2SO4। एक है लुईस एसिड, जो भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़े। लुईस एसिड वो होते हैं जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, जैसे BH3 है, H3BO3 स्टिल लुईस एसिड। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हमारे पास लुईस एसिड के, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, AlH3। तो अगर कभी लुईस एसिड पे कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले वैकेंट ऑर्बिटल ढूंढो। अगर वैकेंट ऑर्बिटल मिल गया तब हम इसे लुईस एसिड कह सकते हैं। देखो, जो मॉलिक्यूल एक H पॉजिटिव देते हैं, अब मैं अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटी सी बात बता रहा हूं। जैसे मुझे बोला जाए HCl, जैसे बोला जाए H2SO4, जैसे बोला जाए H3PO4, इसे आयोनाइज कर दो, एक बना, एक मॉलिक्यूल से एक बना, प्लस Cl नेगेटिव। एक मॉलिक्यूल से दो बन गए, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव। 3 H पॉजिटिव बने प्लस PO4 3 नेगेटिव। हाँ, ये तो मोल कंसेप्ट में पढ़ भी रखा है आपने, जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। हम इसको बोलते हैं इस एसिड की बेसिसिटी। दिस HCl इज मोनोबेसिक एसिड। दिस H2SO4 इस दो H की वजह से डाइबेसिक एसिड। H3PO4 इस 3 H की वजह से ट्राइबेसिक एसिड। क्योंकि ये 3 मोल बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है। 1 मोल H3PO4 3 मोल NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, इसलिए हम ट्राई बेसिक बोल रहे हैं। बेसिक क्यों? क्योंकि 1 मोल के साथ 3 NaOH चाहिए, एक H2SO4 के साथ 2 NaOH रिक्वायर्ड है, इसलिए हम इसे डाई बेसिक बोल रहे हैं। तो ये टर्म हम इस्तेमाल करते हैं बोरिक एसिड के लिए। जो शब्द यूज किया जाता है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है, और जब मैं इसे वाटर में डिसॉल्व करता हूं, ये प्रोटिक एसिड
नहीं है। H3BO3 ऐसे नहीं टूटता कि H पॉजिटिव दे दे ये प्लस H2BO3 1 नेगेटिव बन जाए, ऐसे नहीं टूटता ये। लेकिन अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तब ये एक H पॉजिटिव दे देता है, एक देता है। लेकिन यहां तो 3 H है, देखने में तो ये लगेगा भाई H होने से नहीं ट्राई बेसिक एसिड बन जाएगा ये। ऐसे तो एसिडिक एसिड के पास CH3COH के पास 4 H हैं, एक H ये है, 3 H ये है, तो ये टेट्रा बेसिक एसिड थोड़ा ही हो जाएगा। इसको हम मोनोबेसिक एसिड बोलेंगे क्योंकि एसिटिक एसिड का जब डिसोसिएशन करते हैं तो सॉल्यूशन में एक H पॉजिटिव मिलता है बस, एंड CH3COO नेगेटिव मिलता है। वो तो उसके स्ट्रक्चर बॉन्डिंग पे डिपेंड करेगा। ऐसा थोड़ी है मीथेन को आप बोल दोगे क्योंकि CH4 है तो ये टेट्रा बेसिक एसिड हो गया है, तो जीरो बेसिक एसिड ही नहीं है ये तो। CH4 तो H पॉजिटिव देता ही नहीं है। तो हम ये प्रैक्टिकली बताते हैं, देख करके जब एक मोल H पॉजिटिव देगा तब हम उसे मोनोबेसिक एसिड बोलेंगे। H3BO3 में देखने में लगता है कि 3 H हैं, ट्राई बेसिक होना चाहिए, नाम भी के सामने भी एसिड लिखा है, लेकिन नहीं। जब हम इसके रिएक्शंस देखते हैं तो रिएक्शंस ये डिसाइड करते हैं कि ये मोनोबेसिक एसिड है। दूसरी बात, ये प्रोटोनिक एसिड या प्रोटिक एसिड नहीं है, ये लोन पेयर लेने वाला एसिड है। लोन पेयर ये किससे लेता है? लोन पेयर ये वाटर से लेता है, और वाटर से लोन पेयर लेने के बाद फिर H पॉजिटिव डोनेट कर देता है। तो अगर ये इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है H3BO3 की, आपकी क्लास 11 में बहुत क्वेश्चन ये आता है कि एसिडिक बिहेवियर एक्सप्लेन करो। एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया हुआ, ये लाइंस जो लिखी हैं ये एनसीईआरटी की ही लाइंस हैं। बोरिक एसिड एक वीक मोनोबेसिक एसिड होता है, प्रोटोनिक एसिड नहीं होता, प्रोटिक एसिड नहीं होता, यानी मैंने अभी जो डिसोसिएशन दिखाया था वो डिसोसिएशन इसमें हमें नहीं करना है। लेकिन ये कैसे एक्ट करता है? लुईस एसिड क्यों एक्ट करता है? क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल है। कहां से आएगा इसके पास लोन पेयर? वाटर से आएगा। अब जो प्रोसेस है उसे जरा थोड़ा ध्यान से आप देख लो कि किस तरह से ये एक्ट करता है। बोरोन OH 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 वैकेंट ऑर्बिटल है अभी तक। तो जब ये रिएक्शन करता है वाटर से, ये लोन पेयर डोनेट करेगा। क्या बनाया हमने? हमने बना दिया B OH 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 OH2 पॉजिटिव, डोनर पर पॉजिटिव, एक्सेप्टर पर नेगेटिव चार्ज। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा के लिख देते हैं, ये पुरानी बात है जो बता रखी है आपको। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने एरो नहीं लगाया, लेकिन यहां नेगेटिव लिख दिया, यहां पॉजिटिव लिख दिया। अब ये जो पॉजिटिव ऑक्सीजन है, जैसे हम कभी लिख पाते हैं, याद हो आपको कभी, तो H3O पॉजिटिव कैन डोनेट 1 H पॉजिटिव। इस पर चार्ज पॉजिटिव है, एक H पॉजिटिव ये निकाल देगा, क्या बनाएगा? H2O बना देगा। ये H पॉजिटिव अलग। ऐसे ही यहां से मैंने, जैसे यहां से एक H पॉजिटिव हटाया, एक H पॉजिटिव यहां से हटा दिया। अगर एक H पॉजिटिव हटाया तो क्या बचा मेरे पास? बोरोन OH OH OH। ये OH2 पॉजिटिव था लेकिन H पॉजिटिव हट गया, पॉजिटिव तो हट गया इसके साथ, यहां सिर्फ OH बचा। नेगेटिव चार्ज अपनी जगह जू का तू खड़ा है, प्लस H पॉजिटिव। ये मॉलिक्यूल मिला हमें जब 1 मोल वाटर में डिसॉल्व कर दिया मैंने। लेकिन अगर वाटर एक्सेस ले लिया मैंने, वाटर और है मेरे पास, तो H पॉजिटिव क्या करता है? प्लस H2O, ऊपर लिख रहा हूं ये,
क्या बनाएगा? H3O पॉजिटिव। मैंने इस मॉलिक्यूल को एक और वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया। एक तो पहले किया था ये, दूसरा मोल ले लिया, एक्सेस वाटर ले लिया। तो ये वाटर कुछ नहीं कर सकता, वैकेंट ऑर्बिटल तो बचा नहीं अब ये कि अपना लोन पे डोनेट करे। वो तो पहले ये लीड ले गया पहले वाला, इसने छोड़ा ही नहीं वैकेंट ऑर्बिटल। अब ये क्या कर सकता है? इस H को खींच लेगा बस, H पॉजिटिव को लेकर के बना देगा H3O पॉजिटिव, और साथ में ये बचा रह जाएगा B, OH 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 OH। 4 बार कौन लिखेगा अलग अलग? OH लिख के 4 लिख देते हैं डायरेक्ट, नेगेटिव। ये एक मॉलिक्यूल हमें मिल गया। ये मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व करने के बाद मिलता है। H3BO3 को जब हम वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो ये सारा कुछ प्रोसेस जो सामने लिखा है वो होता है। इस इक्वेशन के चलते ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है। इसके पास अपना H पॉजिटिव नहीं है डोनेट करने के लिए। फिर ये एसिड कहां से बन गया? वाटर में कहां से H पॉजिटिव इस पे आ जाता है? इनफैक्ट वो वाटर का H है। वाटर खुद अकेला तो नहीं दे सकता था कभी H अपना, ऐसे नहीं टूटता ये कभी। वाटर एसिड थोड़ा ही होता है कि H पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूट जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब ये लोन पेयर इसे डोनेट कर देगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये H पॉजिटिव यहां से हटकर दूसरे डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल के पास आकर ये सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। पूरे चैप्टर में 3 या 4 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट निकालें तो उसमें से एक ही आएगी, और एक डाइबोरेन का स्ट्रक्चर जो भी हमें डिस्कस करना है। तो मैंने एक ये आपको एसिडिक बिहेवियर बता दिया। और इस एसिड किसे कहते हैं? जो बेस से रिएक्शन करते हैं। अब मैं इसे शॉर्ट में सम अप करके तो मैंने एक्सप्लेन कर दी बात। सो कॉल्ड, ये तो लिख दिया मैंने मैकेनिज्म, पूरी डिटेल बता दी। वो एक एक उसके बड़ी चीज के छोटे छोटे पीसेस करके दिखा दिए। अब लेकिन मैं इसे रिप्रेजेंट कैसे करूंगा इक्वेशन को? ये रिप्रेजेंटेशन जो सामने है इस तरह से आपको करना चाहिए। BOH थ्राइस मैंने पूरा लिखा डिटेल से। 2 वाटर मॉलिक्यूल मैंने एक एक करके रिएक्शन दिखाया, इसको इसको, या दोनों इकट्ठे लिख दिए। डायरेक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट मिला वो यहां लिख दिया गया। आप प्लस करके लिख दो, प्लस माइनस को साथ करके लिख दो, वो कोई गलत नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक केमिकल इक्वेशन, इसको बड़ी अच्छी तरह से आपको समझ करके करना है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात वो इससे अलग है। अब ये एसिड तो है, लेकिन वो सीधा सच्चा HCl जैसा एसिड नहीं है। थोड़ा सा ये ट्विस्ट हो करके घूम फिर करके एसिड की तरह से एक्ट करता है। अब एसिड है तो बेस से तो रिएक्शन करेगा। जब हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं एंड हीट करते हैं इसको, तो मेटाबोरेट फॉर्मेशन होती है। एक कंपाउंड होते हैं मेटाबोरेट, बिल्कुल याद होना चाहिए। सही समझ रहे हो? सुना सुना सा लग रहा है तो एक मेटाबोरेट वही जो हम किसमें, कौन से वाले टेस्ट में? बोरेक्स, बोरेक्स बी टेस्ट में हम कर रहे होते थे। ये वही मेटाबोरेट की बात है। ठीक हो गई बात? सॉरी। अगर हम मेटाबोरेट बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बनता है। जो H3BO3 है, यानी BOH OH OH प्लस NaOH, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव से जब रिएक्ट करता है तो OH नेगेटिव, अब खाली ऑर्बिटल है, वाटर तो नहीं है, स्ट्रॉन्ग NaOH है, कॉन्सेंट्रेटेड,
OH नेगेटिव आया, अब वाटर नहीं आया, यहां तो वाटर था, ये अलग है। यहां मुझे क्या लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए B OH 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 एंड OH। यहां पर चार्ज आ गया नेगेटिव, और सोडियम पॉजिटिव जो बचा हुआ था उसके साथ मैंने जोड़ दिया, साथ में इसको हमने हीट कर दिया। हीट कर देने से दो वाटर मॉलिक्यूल यहां से माइनस हो जाते हैं। एक H2O ये हटाया, एक H2O ये हटा दिया। B डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन या ऑक्सीजन नेगेटिव, एक जगह डबल बॉन्ड बन गया, एक जगह O नेगेटिव बचा, Na पॉजिटिव। तो हमें जो नेट रिजल्ट मिला प्रोडक्ट की तरह से वो ये मिला, Na पॉजिटिव BO2 नेगेटिव, NaBO2। ये नेगेटिव तो जो का तो है ना, न्यूट्रल वाटर ही तो हटा है, -2H2O किया गया। कैसे लिख सकता हूं मैं इसका स्ट्रक्चर भी, B डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव, साथ में सोडियम पॉजिटिव, ये NaBO2 बनते हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है, ये तो रिएक्शन हो गया एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक का ही A पार्ट हो गया है जो मैंने किया, एसिडिक का ही B पार्ट है। व्हेन H3BO3 is heated or reacted with strong alkali, aqueous नहीं चाहिए, strong concentrated होना चाहिए NaOH, sodium metaborate are obtained। क्या है सोडियम मेटाबोरेट? NaBO2 हैं। तो ये हम एक स्टेटमेंट और करेंगे, विद स्ट्रॉन्ग एल्केली इट फॉर्म्स मेटाबोरेट। ये तो मैंने मैकेनिज्म बताया। इस मैकेनिज्म को आप अगर सिर्फ सिंपल केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिखना चाहो तो ये सिंपल केमिकल रिएक्शन शॉर्ट में सब कुछ, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए, लेकिन एग्जाम में तो यही लिखना पड़ेगा। एग्जाम में इतना टाइम ही नहीं मिलेगा आपको कि भाई ये इतनी डिटेल वाली फॉर्म आप लिखो। तो एक प्रॉपर्टी आपकी ये हो गई है। इसके बाद हम आते हैं इफेक्ट ऑफ हीट पर। जैसे हमने बोरेक्स को हीट करके अलग अलग टाइप के कंपाउंड बनाए थे, ऐसे हम H3BO3 को हीट करने पर अलग अलग टाइप के कंपाउंड बना देंगे। H3BO3 है हमारे पास, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया और टेम्परेचर बढ़ाया और टेम्परेचर और टेम्परेचर, अलग अलग टाइप के। वहां पर बोरेक्स से पहले पोरस मटेरियल वाइट बन गया था, फिर मेटाबोरेट बन गया था, फिर एक ग्लासी मटेरियल बन गया था। ये सारे एक एक करके हमने बना दिए थे। तो जो ऑर्थोबोरिक एसिड है, जब हम पहले इसको हीट करते हैं वो मेटाबोरिक एसिड बनाता है। ये मेटाबोरिक एसिड फिर हीट किया जाता है, तब फॉर्मेशन हो जाती है टेट्राबोरिक एसिड की। ये टेट्राबोरिक एसिड का जो सॉल्ट है ये हम पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं Na2B4O7, दो H की जगह, भाई जैसे आप लिखते हो H2SO4, ऐसे इसका एसिड है, ये इसका सॉल्ट क्या है Na2SO4 है, ये इसका सॉल्ट है। तो ऐसे बोरेक्स का एसिड है ये टेट्रा बोरिक एसिड H2B4O7, ये हमने प्रिपेयर किया। हम फर्दर इसको हीट करते हैं तब B2O3 फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ सोडियम तो है नहीं कि हम सोडियम मेटाबोरेट बनाएं, ये H, फिर इसमें से फर्दर वाटर माइनस होता है एंड ऑक्साइड ऑफ बोरोन या बोरिक एनहाइड्राइड B2O3 फॉर्मेशन हो जाती है। फर्दर अगर हम इसे हीट करते हैं तो फेजेस में ये अलग अलग हीट होकर अलग अलग टाइप के कंपाउंड बना देता है। जैसे अभी हमने मेटाबोरेट बनाए थे बिल्कुल उसी तरह से, बस वहां सोडियम था, यहाँ हाइड्रोजन है, ये वाटर माइनस किया और एक और ये वाटर माइनस किया, H2O H2O, तो ये बन गया
BO2 नेगेटिव, ये BO2 नेगेटिव बाहर से दूसरे H3BO3 से H को गेन करके HBO2 बनाता है। ये भी डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा, H पॉजिटिव प्लस BO2 नेगेटिव। ये दो मॉलिक्यूल आपस में जब क्लब करते हैं, हीट किए जाते हैं, तो दो नहीं 4 मॉलिक्यूल इसके हीट करने पर वाटर माइनस करके, ये पूरा मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं बिल्कुल। तो ये आप इसे याद कर लेना, वाटर मॉलिक्यूल माइनस होंगे, 4 से 1 वाटर मॉलिक्यूल माइनस होगा। इसके 4 मॉलिक्यूल लेंगे तो 1 वाटर मॉलिक्यूल माइनस होके ये बन जाएगा, फिर इससे वाटर मॉलिक्यूल माइनस करेंगे तब ये फॉर्मेशन होगी। तो कुल मिलाकर के हम ये इन रिएक्शन को इफेक्ट ऑफ हीट, पायरोलिटिक रिएक्शन बोलते हैं। पायरोलिटिक का मतलब हीट करने पर क्या चेंजेस आ रहे हैं किसी सब्सटेंस में। अगर हम सिंपल करके रिएक्शन को लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, बीच में एक H2B4O7 और बना था, हीट करने पर फिर ये बन गया, वो वाला बीच वाला ये स्किप कर दिया गया यहां से। तो हम अगर केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं। एक ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, थोड़ा सा स्लिपरी होता है, तो सोप जैसा टच होता है, इसका फील ऐसा आता है जैसे सोप को टच कर रहे हो। वाटर में ये बहुत ज्यादा डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन अगर हम वाटर को थोड़ा सा हीट कर देते हैं, वार्म वाटर लेते हैं, हॉट वाटर लेते हैं, तो ये डिसॉल्व हो जाता है। और स्टीम के साथ अगर हम इसको कहीं सोल्यूशन में, ये H3BO3 है, एक आपने 9th-10th में कहीं पढ़ा होगा, एक फ्लास्क लिया मैंने, उसमें एक ट्यूब लगा दी और इस ट्यूब में स्टीम पास की, और यहां 2-3 चीजों का मिक्सचर था, सोल्यूशन था, उस सोल्यूशन में वाटर भी था और सोल्यूशन में H3BO3 भी था। तो स्टीम ये बबल्ड फॉर्म में यहां पर आएगी, ऊपर आ जाएगी। स्टीम के साथ साथ ये H3BO3 डिसॉल्व होके स्टीम के साथ रन करेगा, यानी दूसरी जगह पर जहां पर स्टीम को ले जाओगे, आप कैरी करोगे, H3BO3 चला जाएगा। तो हम ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं स्टीम वोलेटाइल, यानी स्टीम के कांटेक्ट में आने पर वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्टीम में डिसॉल्व हो जाता है। तो ये स्टीम वोलेटाइल होते हैं जो H3BO3 होते हैं। जो एक आपका प्यूरिफिकेशन वाला चैप्टर होता है लास्ट का, उसमें इन चीजों की बड़ी इंपॉर्टेंस आती है। तो H3BO3 जो होता है वो स्टीम वोलेटाइल की तरह से एक्ट कर रहा होता है। एक पोर्शन मैंने आपको ये बताया, बोरोन के जो कंपाउंड बचे हुए थे वो। अब एक पार्ट जो डाइबोरेन का बचता है वो मैं आपको बता रहा हूं। डाइबोरेन के स्ट्रक्चर्स में डिस्कस करूंगा पहले। डाइबोरेन एक कंपाउंड होता है B2H6। इस B2H6 से इसमें हमें बॉन्डिंग सोचनी है कि बॉन्डिंग क्या है, किस तरीके की बॉन्डिंग ये होती है। बॉन्ड क्या होता है? दो एटम्स के बीच के इंटरेक्शन को बॉन्ड कहते हैं, बस, इससे ज्यादा बॉन्ड कुछ भी नहीं है। अब ये इंटरेक्शन क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन के पूरी तरह से ट्रांसफर से, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, इनसे ज्यादा भी कुछ बॉन्ड होता है। बॉन्ड ऐसा ही नहीं कि बस बिल्कुल टिपिकल टाइप के जो बॉन्ड हैं कि एक ऑर्बिटल था, उस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन
यहां पर हमने दूसरा शेयर कर दिया, ये बॉन्ड बन गया, ठीक है, बन गया बॉन्ड, ठीक, करेक्ट है, कहते हैं हम इसे। लेकिन कई बार चीजें जो बिल्कुल रूटीन हमारे रूल्स होते हैं उनसे अलग भी हटके थोड़ा सा हो जाती है। आप कहते हो कार क्या है, कार एक बिल्कुल टिपिकल सा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में, बिल्कुल कार ये बन गई, बना दी हमने। लेकिन कहीं बिल्कुल दूर दराज के इलाकों में, कहीं गांव शाव में चले जाओगे तो पता चला कि उन्होंने इंजन कहीं रेडी के नीचे रख के 4 पहिए लगा के कार बना दिया, और वो कार ही बोलते हैं उसे। होती भी है, वही काम करती है जो कार करती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का। वही वो उनका सिस्टम, जो भी उसे नाम देते हैं वो कई बार 3 पहियों वाला होता है, कई बार उसमें 4 की जगह 6 पहिए लगे होते हैं, काम तो वही कर रहा है ना। तो इस तरह से मॉलिक्यूल में भी कई बार जो हमारे रूल्स हैं, जो हमारे परसेप्शन हैं रूटीन वाले, उनसे अलग हटके भी बॉन्ड बन जाते हैं। डेफिनेटली जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हम उन्हें नहीं छोड़ने वाले हैं, लेकिन बॉन्डिंग कुछ इस तरह की भी होती है जो हमने अभी तक नहीं सोची है। अभी तक हमने किस टाइप की बॉन्डिंग सोची है, जैसे एक एलिमेंट एक्स है, उसका एक शेयरिंग की बात मैं कर रहा हूं, आयनिक को नहीं मैं डिस्कस कर रहा हूं, शेयरिंग की। एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था, वाई के पास एक इलेक्ट्रॉन था, ये हमने शेयरिंग करा दी, ये बॉन्ड बन गया, ठीक है, बड़ी बढ़िया बात है, बन गया बॉन्ड, इसे हमने सिग्मा बॉन्ड नाम दे दिया। आपने कहा लेटरल ओवरलैप हो गया, ये लेटरल ओवरलैप होकर ये पाई बॉन्ड बन गया, डन हो गई बात। आपने कहा कि शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट ने दिए हैं, वाई के पास सिर्फ खाली ऑर्बिटल था, तो भी बॉन्ड बना दिया, चलो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाम दे दिया हमने इसका। ये जितने भी बॉन्ड हम बना रहे हैं, ये टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। दो एलिमेंट के बीच में, दो सेंटर के बीच में दो इलेक्ट्रॉन। कई बार बड़ी ऑड सिचुएशन भी आ जाती है, कमी रह जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, एक इलेक्ट्रॉन से ए एंड बी को काम चलाना पड़ जाता है, बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन रह गया, अभी कमी इतनी है कि चलो ठीक है, मजबूरी है, क्या करें। आ जाती हैं कुछ कंडीशंस ऐसी जिसमें, अब वो यहां नहीं आएगी, डाइबोरेन में ऐसा नहीं होता, लेकिन आती है, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बन जाता है। अब मैं इसे बोलूंगा टू सेंटर्ड वन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कई बार क्या होता है कि एलिमेंट 3 है मेरे पास, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। ये एक्स एंड वाई एंड जेड तीनों इस ऑर्बिटल को इस्तेमाल करते हैं, इन दो इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करते हैं। इसको क्या बोला जाता है, थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोला जाएगा। ये बड़ी एक ऑड सी सिचुएशन लगती है, एक ऐसी सिचुएशन लगती है जिसमें हम नॉर्मल बॉन्डिंग नहीं बना रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, और 3 जगह पर ये आएंगे। तो ये स्पेशल टाइप की एक बॉन्डिंग होती है जिसे हम थ्री सेंटर से मेरा मतलब है 3 एटम्स और उनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन। ये कैसे हम इमेजिन कर सकते हैं, ऑर्बिटल लेवल पे हम इसे कैसे सोच सकते हैं, बड़ा सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। मैं एक नॉर्मल बॉन्ड कोई बना दूं, मान लो मैंने ये ए एंड बी के बीच में कोई नॉर्मल बॉन्ड बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन ए का था, एक इलेक्ट्रॉन बी का था, ये बॉन्ड बन गया। अब कोई एक एलिमेंट ऐसा था, सी एलिमेंट, जिसके पास खाली ऑर्बिटल था, ये यहां कुछ भी नहीं है, ये सी एलिमेंट यहां पर आए और अपने खाली ऑर्बिटल को इसके साथ क्लब कर दे, बॉन्ड के साथ, बॉन्ड के साथ क्लब कर दे, तो एक नए टाइप का ये बॉन्ड बन जाए। अब यहां सी, पी एंड ए, इन दो इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहे हैं। एक तरीका मैंने समझने का बताया, एक और तरीका है समझने का।
हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड किया करते हैं। बोरोन है जैसे BH3 ही ले लो, इस BH3 में खाली ऑर्बिटल है जैसे अमोनिया बाहर से दूसरा डिफरेंट मॉलिक्यूल हुआ करता था, इसके पास एक लोन पेयर था, ये लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर दिया गया। बोरोन एंड नाइट्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 एटम है, ये तो सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना। लेकिन अब मैं अमोनिया की जगह कोई एक ऐसा एलिमेंट लेता हूं जिसमें लोन पेयर नहीं है, या एक ऐसा मॉलिक्यूल लेता हूं जिसमें लोन पेयर नहीं है। BH3 है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, मैंने बना ही दिया वेकेंट ऑर्बिटल। यहां कोई एक लोन पेयर की जगह बॉन्ड पेयर है। अब A एंड B के बीच में ये बॉन्ड पेयर है। अब जब लोन पेयर है ही नहीं तो इसे कुछ तो करना है, इसका खालीपन, इसकी वैकेंसी, इसकी अनस्टेबिलिटी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कैसे पूरी होगी? ये इस बॉन्ड पेयर को ही इंटरेक्ट कर जाता है, यहीं चिपक जाता है जाकर के। ये भी तैयार हो जाते हैं A एंड B इस बात पर। तो B उसके साथ H, उसके साथ H, उसके साथ H, ये ऑर्बिटल, और इस ऑर्बिटल में A एंड B, एंड A एंड B का ये जो बॉन्ड पेयर था वो बॉन्ड पेयर अब ये बोरोन भी इस्तेमाल कर रहा है। तो अब ये नया एक सिस्टम बना। ये नया सिस्टम क्या कहलाया? 3 सेंटर्ड 1 2 एंड 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये नए टाइप की बॉन्डिंग के जो पैटर्न होते हैं हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड में ही पाए जाते हैं। इनकी जरूरत तभी पड़ती है जब कहीं से इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी नहीं हो पाती। सिर्फ उन कंपाउंड में जहां हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल को हम स्टेबलाइज करने की सोचते हैं, तो ऐसे एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं कि बॉन्डिंग में हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं। अब किस तरह से हम इसे डाइबोरेन में इमेजिन कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। अगर आपको ये बात समझ आ गई है कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या होता है, तो डाइबोरेन की बॉन्डिंग फिर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्या होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड? एक ऐसा बॉन्ड जो 3 एलिमेंट के बीच में बना। यूजुअली हम बॉन्ड 2 एलिमेंट के बीच में बनाते हैं और उनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सिंपल बॉन्ड है, चाहे कैसा भी हो, चाहे सिग्मा हो, चाहे पाई हो, चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, आयनिक नहीं, शेयरिंग की बात हो रही है। ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं कि ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस में जब काफी कमी होती है इलेक्ट्रॉन्स की और एटम ज्यादा होते हैं, खाली ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं, तब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बन जाते हैं। मतलब एक तरीके से ये मान लो कि इलेक्ट्रॉन की इतनी कमी थी कि उन सब ने मिलजुल के गुजारा कर लिया, कम चीज में काम चला लिया। कई बार करना पड़ता है ना, कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो एक ऐसा बॉन्ड है जो कंप्रोमाइज करने के बाद बना है। तो हम इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? ये इनफैक्ट BH3 जो मॉलिक्यूल हम बना चुके हैं स्ट्रक्चर sp2 प्लस एक और BH3 दो मॉलिक्यूल के क्लब होने से बनता है। ये बन जाता है B2H6। अब ये जुड़ते कैसे हैं? ये जोड़ने के लिए हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कंसीडर करेंगे। बहुत सिंपल तरह से सोचो, बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर, खाली ऑर्बिटल लिख रहा हूं मैं, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल लिख दिया मैंने। ये दूसरा मॉलिक्यूल BH3 का ये वाला मॉलिक्यूल, बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन,
खाली ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये तो पता ही है ना कि कहां से आया खाली ऑर्बिटल। आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, एक एस में, 2 पी में, एक पी खाली। अब ये लालच करेगा इस बॉन्ड पेयर को देख के, लोन पेयर तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये काम चला लेंगे, चलो अपना ही भाई है, ये भी BH3 है, ये भी BH3 है। ये ऑर्बिटल को इनवाइट कर लेगा, ये ऑर्बिटल यहां ओवरलैप कर जाएगा। मींस मैं अगर रिप्रेजेंटेशन करता हूं इसका B एंड H, ये बॉन्ड पेयर को ये दूसरे बोरोन का ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाता है। ये वाला ऑर्बिटल इस वाले बोरोन हाइड्रोजन का बॉन्ड पेयर ओवरलैप कर जाता है। बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, ये तो नॉर्मल बॉन्ड अपने जो के तू 2 बचे हुए हैं। ये जो बॉन्डिंग की मैंने, ये स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग की, ये स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग है। इसे आप क्या बोलोगे बॉन्डिंग को? 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ऐसा बोरोन के खाली ऑर्बिटल एंड बोरोन हाइड्रोजन के फिल्ड ऑर्बिटल, बॉन्डेड ऑर्बिटल के ओवरलैप करने की वजह से हुआ है। बोरोन का एक खाली ऑर्बिटल दूसरे BH3 मॉलिक्यूल के उस ऑर्बिटल से ओवरलैप किया है जो बॉन्डेड ऑर्बिटल था पहले से। ये बॉन्डेड ऑर्बिटल इस खाली ऑर्बिटल से इंटरेक्शन कर गया, इसलिए ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, एक नहीं 2 बने, ये 2 बार बनेंगे, एक ये बनेगा ऊपर और एक ये बनेगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब हमें बस इसमें चेंज देखना है, जो इसके स्ट्रक्चर में चेंज आया। BH3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ करता था, ट्राइगोनल प्लेनर हुआ करता था, अब 2 BH3 क्लब कर गए, अब इसके खाली ऑर्बिटल में बॉन्ड पेयर आ गया एक नया, तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन परफेक्टली sp2 नहीं रहेगा और ना ये मॉलिक्यूल प्लेनर रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ तो इसकी जो ज्योमेट्री थी मॉलिक्यूल की वो भी चेंज हो जाएगी। तो मेन जो डिस्कशन है वो अब ज्योमेट्री पर आ गया। बॉन्डिंग का तो कुछ आइडिया आपको डेफिनेटली लग ही गया होगा। एक जो बात है यहां पर, हम सबसे पहले ये सोचेंगे कि ये डाइमर है BH3 का, B2H6 नहीं, इट इज डाइमर ऑफ BH3 मॉलिक्यूल। डाइमर मतलब 2 मॉलिक्यूल इसके जुड़ गए। कैसे जुड़े? इस पैटर्न पर जुड़े। हम लिखेंगे अपनी बात को समझाने के लिए, रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे कुछ, बोरोन बोरोन। ये नॉर्मल बॉन्ड नहीं है, ये डार्क एंड ब्रोकन लाइन से जो शो किया है ये नॉर्मल बॉन्ड नहीं है, ये नॉर्मल बॉन्ड है, ये 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ये बॉन्ड 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ये हाइड्रोजन 2 बोरोन को जोड़ रहा है, ये ब्रिज हाइड्रोजन है, ये ब्रिज हाइड्रोजन है। देखो Al2Cl6 से कंफ्यूज मत करना। Al2Cl6 में हमने 2 ब्रिज क्लोरीन लिखे थे, लेकिन वहां क्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा था दूसरे एल्यूमिनियम के वेकेंट ऑर्बिटल में। यहां लोन पेयर नहीं है, वो सिंपल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड था, वो कोई स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग नहीं थी। Al2Cl6 का जब स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। यहां पर हमारे साथ इस केस में स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग है। ये जो मॉलिक्यूल सामने लिखा है, ये थिक लाइन, ये डार्क लाइन लिखी है, ये ब्रोकन लाइन लिखी है, इसका भी कुछ मीनिंग है। जब हम, जैसे आपने याद करो, टेट्राहेड्रल बनाते हुए हमने कुछ रिप्रेजेंटेशन किए थे। सिंपल लाइन का मतलब पेपर के प्लेन में, थिक लाइन का मतलब फॉरवर्ड आ रहा है ये, यानी ये वैलेंसी फॉरवर्ड आ गई, यानी स्क्रीन से बाहर निकल करके स्पेस में ये आगे आ गई, ये स्क्रीन में अंदर चली गई आपकी, जिस स्क्रीन पर आप देख रहे हो। बैकवर्ड, ब्रोकन लाइन का मतलब बैकवर्ड,
और ये फॉरवर्ड। आपको कभी एक क्यूब में लिख करके टेट्राहेड्रल बताया था, वैसा ही ये बैकवर्ड वैलेंसी है। ये अगर बोरोन बोरोन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन स्क्रीन के प्लेन में है, तो ये हाइड्रोजन बैकवर्ड है स्क्रीन से, ये हाइड्रोजन फॉरवर्ड है एंड परपेंडिकुलर है। तो जो एग्जैक्ट इसकी ज्योमेट्री रहेगी मॉलिक्यूल की वो ऐसी रहेगी, देखने में ऐसा नजर आएगा। एक दीवार बना दी, प्लेन बना दिया पेपर का। एक हमने इसका परपेंडिकुलर प्लेन बनाया, ड्राइंग थोड़ी सी खराब है बचपन में अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं की, इसलिए लाइनें सीधी नहीं खिंचती है। ये दो प्लेन्स पैरेलल सॉरी, ये परपेंडिकुलर। अगर मैं इसको यहां बोरोन लिखता हूं, यहां बोरोन लिखता हूं, तो हाइड्रोजन मुझे इस पोजीशन पर लिखना होगा, हाइड्रोजन इस पोजीशन पर लिखना होगा। ये अलग टाइप का बॉन्ड है, हाइड्रोजन की दो वैलेंसी नहीं होती, लेकिन वैलेंसी हम मान भी नहीं रहे, हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मान रहे हैं। ये ब्रिज हाइड्रोजन हो गए। ये दो बाकी के बचे हुए एक बोरोन के जो दो हाइड्रोजन हैं वो हमें यहां लिखने होंगे। ये वाला जो प्लेन है और ये वाला जो प्लेन है ग्रीन से जो लिखा है, ये परपेंडिकुलर है बिल्कुल एक दूसरे के। ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं है। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता तो ये परपेंडिकुलर ना होते प्लेन्स। यानी बोरोन के दो हाइड्रोजन का प्लेन बाकी के दो, एक बोरोन के दो हाइड्रोजन का प्लेन, ये वाले दो हाइड्रोजन का प्लेन बाकी के दो हाइड्रोजन के प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा। और समझ भी आती है बात। BH3 में तो खाली ऑर्बिटल था, उस खाली ऑर्बिटल को हम अनहाइब्रिडाइज काउंट करते थे, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो प्लेनर होगा। लेकिन अब हाइब्रिडाइजेशन तो चेंज हो गया, अब इसमें बोरोन के वेकेंट ऑर्बिटल में एक बॉन्ड पेयर आ गया, तो कुछ घूमते फिरते ये sp3 के आसपास हाइब्रिडाइजेशन होगा। और sp3 में दो वैलेंसी बाकी की दो वैलेंसी के प्लेन के परपेंडिकुलर होती हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो टेट्राहेड्रल बनता है। टेट्राहेड्रल में दो वैलेंसी का प्लेन बाकी की दो वैलेंसी के, इसकी दो वैलेंसी का प्लेन टेट्राहेड्रल इधर लिखा है देखो, इसकी दो वैलेंसी का अगर मैं एक प्लेन बना देता हूं, बाकी की बची हुई दो वैलेंसी का प्लेन ये परपेंडिकुलर आएंगे। क्यूब में रख के बताया था कभी, बड़ी पुरानी बात है, याद करो। इतनी डिटेल नहीं भी समझ आती तो सिंपली आप ये मानो कि ब्रिज हाइड्रोजन का प्लेन, इन हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे हम, टर्मिनल हाइड्रोजन। टर्मिनल यानी किनारे पर, जैसे क्लोरीन को बोल दिया था, टी बोल दिया मैंने, टर्मिनल टर्मिनल टर्मिनल। टर्मिनल हाइड्रोजन का प्लेन एंड ब्रिज हाइड्रोजन का प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर आता है। ब्रिज हाइड्रोजन एंड टर्मिनल हाइड्रोजन के प्लेन्स परपेंडिकुलर रहेंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर है डाइबोरेन का। जब हम आगे एल्केन वगैरह पढ़ लेंगे तो इसके रोटेशंस भी डिस्कस करेंगे और इसमें कन्फर्मेशन से भी इसे रिलेट करेंगे। ये नया टर्म होगा, अभी आपको समझ नहीं आएगा कि कन्फर्मेशन क्या चीज है। यहां तक अभी आप मुझे बताओ कि कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको डिस्कस कर दूं। इसमें कोई बात पूछना चाहते हो तो फिर मैं चेंज करूंगा स्लाइड। रिप्रेजेंट करना होगा अगर स्ट्रक्चर को, हम ये रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ऐसा दिखेगा मॉलिक्यूल, वो तो जो मैंने बताया था प्लेन बना के बता दिया, वही परपेंडिकुलर दिख रहा है। देखो ये प्लेन, ये वाला प्लेन अगर मैं लेता हूं एक, और ये वाला प्लेन परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। अब अगर इसमें मैं एटम फीड करता हूं तो कहां कहां कौन कौन सा एटम है, ये तो बिल्कुल जो ज्वाइन कर रहे हैं
प्लेन्स को, वो तो बोरोन है। और ये हाइड्रोजन हो गए ब्रिज हाइड्रोजन, 2 ब्रिज हाइड्रोजन इसमें है और 4 इसमें टर्मिनल हाइड्रोजन है। ये रिप्रेजेंटेशन आपको करना चाहिए। और आसान तरीका तो ये है कि आप प्लेन शो करके, जैसे इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया, वैसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। कभी अगर सोचना हो कि हम इसे कॉन्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, तो जैसे 2 BH3 मॉलिक्यूल है, खाली ऑर्बिटल है, ये खाली ऑर्बिटल है, बॉन्ड पेयर है बोरोन हाइड्रोजन का, ये 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है अभी फिलहाल, लेकिन जब ये दूसरे के ऑर्बिटल में डोनेट कर दिया जाएगा तो ये 2 सेंटर्ड की जगह 3 सेंटर्ड हो जाएगा एंड 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो जाएगा। ये तो मैंने ये हटाया, इन्हें थोड़ा सा रोटेट करके टिल्ट करके लिख लिया ताकि ये मॉलिक्यूल रोटेट हो सकते हैं। ऐसा इसलिए लिखा ताकि ये अपने लोन पेयर डोनेट कर सके, ऐसी पोजीशन पर आकर के ये खड़े हुए ताकि ये लोन पेयर यहां डोनेट किया जा सके। ये वाला, सॉरी लोन पेयर मैं गलत बोल रहा हूं, बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर यहां डोनेट किया जा सके। अगर लोन पेयर होता फिर तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बन जाता ना। तो ये बॉन्ड पेयर यानी 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहां डोनेट किया जाएगा, जब बाद में बॉन्ड बनेगा तो वो 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो जाएगा। एक डोनेशन हुआ, दूसरा डोनेशन, ये साइमल्टेनियस होगा। अभी तक जब तक ये डोनेशन नहीं हुआ तब तक हाइब्रिडाइजेशन इस बोरोन का sp2 है क्योंकि खाली ऑर्बिटल है। जैसे ही ये डोनेशन हो गया, डोनेशन होते ही बोरोन के खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर आते ही हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया, sp3 हो गया। B2H6 में, BH3 में हाइब्रिडाइजेशन sp2 बताओगे, B2H6 में हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है, तो ये क्लब कर जाएंगे, दोनों कंबाइन कर जाएंगे। ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। ये रिप्रेजेंट किया बोरोन हाइड्रोजन बोरोन। अब ये बॉन्ड हाइड्रोजन बोरोन हाइड्रोजन, ऐसा स्ट्रक्चर ये एनसीईआरटी में समझाया गया है। जानबूझ के मैं एनसीईआरटी के पिक्चर्स इसलिए दिखाता हूं ताकि लगे कंफ्यूजन ना रहे कि इसमें क्या अलग से कुछ दे दिया। ये बोरोन हाइड्रोजन बोरोन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। बोरोन का ऑर्बिटल, बोरोन का ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल ओवरलैप, 3 ऑर्बिटल ओवरलैप होकर ये ऑर्बिटल फ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन के बाद पता ही है आपको, आपने ऐसे किया था हाइब्रिडाइजेशन। ये करने के बाद हम ऐसे लिख देते हैं न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस ये मिक्स हो गए ऑर्बिटल्स, फ्यूज हो गए एक दूसरे के साथ, ये फ्यूज हो जाते हैं। तो इसे हमने क्या कहा, BHB ब्रिज। तो हम इसको ब्रिज बॉन्ड भी बोल देते हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, नॉर्मल बॉन्ड, और इस पूरे को अगर शॉर्ट में लिख दिया जाए, ऐसे करके लिख दिया जाता है। कई बार कई जगहों पर इसे बनाना बॉन्ड भी लिखा जाता है, फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सब ऑर्बिटल बनाना जैसा ये नजर आता है देखने में। इसका s ऑर्बिटल, इसका sp2s ऑर्बिटल फ्यूज होकर नया टाइप का ऑर्बिटल ये बनाएगा। बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज बनाना बॉन्ड। ये नाम भी हम इस स्पेशल टाइप के बॉन्ड को देते हैं। इस बॉन्ड को बोला जाएगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या बनाना बॉन्ड। ये बॉन्डिंग है जो कि B2H6 की है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग है। तो इसको करना आप अच्छी तरह से, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है। अगली क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ग्रुप 14 को हम आगे डिस्कस करेंगे।